बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। राणा सांगा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की, उससे नाराज करणी सेना ने रामजी लाल सुमन के घर पर हमला कर दिया है। करणी सेना अखिलेश यादव से भी बेहद नाराज चल रही है और योगी आदित्यनाथ को सबसे भरोसेमंद मुख्यमंत्री बता रही है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू से भारत एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता देवनाथ ने सुपर एक्सक्लूसिव खास बातचीत की। राणा सांगा को लेकर के समाजवादी पार्टी के लीडर ने जो कुछ कहा, उसके बाद जो घमासान मचा है, उसको लेकर के करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के लीडर ने जिस तरीके की टिप्पणी की और उसके तत्काल बाद करणी सेना ने आगरा में जिस तरीके का उनके घर पर प्रदर्शन किया, आप ये बताइए कि कानून का भी सहारा तो ले सकते थे? कानून का सहारा क्या? संसद के अंदर जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसके अंदर एक व्यक्ति बोल जाता है और कोई भी राजनीतिक दल उसका विरोध नहीं करता। राज्यसभा के उस समय उपसभापति बैठे हुए थे, उनकी चेयर के सामने इस प्रकार की टिप्पणी की गई और उस टिप्पणी का किसी ने विरोध नहीं किया। मुझे तो इस बात का आश्चर्य है। और जब विरोध नहीं किया, लोगों में गुस्सा आया। हिंदुस्तान के 125 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने के लिए उनको गद्दार कहा गया और राणा सांगा के बारे में कोई टिप्पणी कर जाए, ये दो पैसे के सांसद, इनकी औकात नहीं। ये राणा सांगा के विरुद्ध टिप्पणी करेंगे जिनका अता ना पता। अरे ये बताएं तो सही था, इनका इतिहास क्या है? इन लोगों ने इतिहास में दिया क्या है? इनका इस देश के प्रति इनका समर्पण क्या है? इन्होंने देश में कभी इनके पूर्वजों ने कुछ किया हो तो बता दो भैया। मैं तो एक बात कहता हूँ कि देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा की सदन के अंदर एक व्यक्ति बोल रहा है और वो कह रहा है देश के हिंदुओं को गद्दार, और वो बाबर की हिमायत कर रहा है। वो कह रहा है कि मुसलमान तो पीर पैगंबर जो भी हैं उनके वो हैं, वो अनुयायी हैं। तुम तो राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, तुम गद्दार हो। ये किस प्रकार की टिप्पणी है भैया? इनको ये नहीं मालूम कि लेकिन मैं आपसे सवाल करूंगा, इसी पे आपसे सवाल कर रहा हूँ। उनका कहना है कि वो इतिहास दोहरा रहे थे, इतिहास में ऐसा ही है। तो क्या आपने इतिहास की पढ़ाई की है या उनको पढ़ने की नसीहत देंगे? ऐसा है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट लॉयर हूँ, इतिहास का पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ। इतिहास की बहुत सारी जानकारियाँ मुझे हैं और मेरे पूर्वजों का इतिहास मेरे को नहीं पता होगा क्या? वो मेरे पूर्वज हैं। मैं अपने पूर्वजों का इतिहास इनसे पढ़ूंगा क्या, नालायकों से? इनको ये कोई बताया कि भैया तुमने कब देख लिया? तुम जानते हो दौलत खां कौन था? तुम जानते हो आलम खां कौन था? आलम खां इब्राहिम लोदी का भतीजा था। और दौलत खां कौन था? वो पंजाब का शासक था। इन्होंने परेशान होकर, इब्राहिम लोदी के दबाव में परेशान होकर उन्होंने बाबर को बुलाया। जब तुमको यही नहीं मालूम कि उनको बुलाया किसने, उनको कहा किसने, उनके साथ गलभैया किन्होंने की, और आज तुम उस उतनी पुरानी बात को लेकर सदन में हिंदुओं को गद्दार कह रहे हो, तो ये निहायत ही घटिया बयान था। इसका विरोध सदन के अंदर होना चाहिए था, राजनीतिक दलों को करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जो कल एक्सपर्ट लिख रहे थे, उनको 3 दिन पहले लिखना चाहिए था। क्यों नहीं लिखा भैया? कारण कि जब उन्होंने देखा कि माहौल ख़राब हो रहा है, देश के अंदर विरोध ज़्यादा हो गया है, क्योंकि 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव है, तो सबको चुनाव जीतने की लगी हुई है। परंतु हमें हमारे इतिहास आपका इसी सवाल से हमारे इतिहास को बचाने की हमें जिम्मेदारी हमारे पूर्वजों ने दी हुई है। तो हम क्या अपने इतिहास की रक्षा ना करें, सुरक्षा ना करें? तोड़फोड़ करके तोड़फोड़ देश में विरोध करने का लोकतंत्र में अधिकार मुझे भी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी मुझे भी है। तोड़फोड़ वाला जो विषय है उसके बारे में मैं आपको जानकारी बता दूं। नहीं, मैं आऊँगा उस पर। सुनिएगा, मैं भारत एक्सप्रेस को बता दूं, आपके इस माइक के ऊपर बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है जी, सत्य, साहस और समर्पण है। सत्य के बगैर झूठी बातें चलना नहीं करती। रामजी लाल सुमन के घर की छत से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे करणी सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी किसने की है? समाजवादी पार्टी के वहाँ के आगरा के नगर अध्यक्ष ने और उनकी टीम ने की है। रामजी लाल सपा सांसद के गुर्गों ने की है। उन बच्चों के सरों पे खून निकले हुए हैं, सर फटे हुए हैं। मैं उनको फोटो दिखाऊंगा आपको, आप कहोगे ऐसा हो सकता है क्या? वो के अंदर राणा के 16 टांके सर पे आए हैं। बीरू सिंह का पैर टूट गया है, सन्नी सिंह का हाथ टूट गया है। ये कौन लोग हैं? ऐसे हज़ारों। अभी अब जिलाध्यक्ष जिनसे मैं आपके सामने फ़ोन पे बात कर रहा था, आगरा के जिलाध्यक्ष, उनके बाजू को तोड़ दिया गया है।
चलिए इस पे आएंगे, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि देखिए औरंगजेब को लेकर के पूरे देश में गुस्सा है। औरंगजेब हमारे देश का अभिमान नहीं हो सकता, हमारे देश का पवित्र प्रतीक नहीं हो सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या एक जनमानस ऐसा बनने लगा था कि भारत से कम ऐसे लोगों के नामो निशा हटने चाहिए जो कम से कम भारत की संस्कृति से मेल नहीं खाते हैं? और इसी बीच समाजवादी पार्टी को लगा कि क्या मुसलमानों को रिझाना है, उनको अपने वश में करना है। आपको लगता है कि ये वोट की राजनीति थी जिसके तहत इस तरीके का बयान दिया गया राणा सांगा को लेकर? आपने पहला शब्द कहा क्या जरूरत थी। जब शहीद भगत सिंह जी ने जब संसद के अंदर अंग्रेजों की जो संसद चल रही थी, सदन चल रही थी, तो उसके अंदर एक बारूद का गोला फेंका, गोला फटा, परंतु किसी को चोट नहीं लगी। वहाँ पर भी नेहरू और गांधी जैसे लोगों ने कहा क्या जरूरत थी। तो उस समय भगत सिंह ने कहा था कि सोए हुओं को जगाना और अंग्रेजों को अपनी ताकत का एहसास कराना। लेकिन ये तो अपने देश से कोई गुलाम थोड़े हैं। गुलाम थोड़े नहीं, गद्दार हैं देश के लोग। क्या बात कर रहे हैं आप? बाबर औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले लोग क्या देशभक्त हैं क्या? आप बताइएगा मुझे, क्या वो देशभक्त हैं? अरे मुगलों के बाद आए हैं ना अंग्रेज। तो मुगलों से लड़ाई किसने लड़ी मुझे बता दो। मैं राजा सूरजमल जो जाट समाज के बहुत बड़े राजा थे, उनके अलावा 2-3 छत्रपति मराठा शिवाजी और 1-2 लोग और झांसी की रानी, इनके अलावा मुझे बताएं इनके खानदान में कौन कौन थे जिन्होंने मुगलों से लड़ाइयाँ लड़ी? कौन कौन थे? हम तो उस वंश से आते हैं कि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा कि मुझे राक्षस परेशान कर रहे हैं, राम लक्ष्मण दे दो। दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा महाराज अभी तो 14 साल के बालक हैं। बातें तो इतनी मुस्कुराहट से करते हैं। सुनिएगा, पूरी बात सुनिएगा। महाराजा दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ की तरफ, गुरु वशिष्ठ ब्राह्मण आदमी थे, उनके गुरु थे, कुलगुरु थे अयोध्या के। उन्होंने कहा महाराज क्या करूं? कहला विश्वामित्र के ऊपर संकट आया है, उसको राक्षस परेशान कर रहे हैं, राम लक्ष्मण को भेज दो। हम लोगों ने 14 साल की उम्र में जिन्होंने चाची ताड़का को मारा, खरदूषण को मारा और विश्वामित्र के कहने से धनुष को तोड़ा है। नहीं, लेकिन आप जब कहानियां बताते हैं, नहीं मेरी बात सुनिए, बड़ा अच्छा सुनिए मेरी बात। ब्राह्मणों ने कहा ये रही ताड़का, मार दो तीर। हमें विश्वामित्र ने कहा ये धनुष रहा, किसी पे नहीं टूट रहा, ना रावण पे टूटा ना किसी और पे टूटा। राम जाओ और धनुष को। तो आप इनको बातों बातों में राक्षस बता रहे हैं। ये राक्षस हैं समाजवादी पार्टी के लोग। ये खरदूषण है, खरदूषण है और अखिलेश यादव मुल्ला मुलायम सिंह की औलाद हैं। इनके अंदर देशभक्ति ना थी ना है। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि लोहिया की विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं। आप अच्छा एक काम करते हैं, समाजवादी पार्टी के जो नए प्रवक्ता हैं, 3 प्रवक्ताओं से मैं मिला हूँ। अशोक यादव से मैं कल मिला, काका से मैं मिला और अनुराग भदौरिया को भी मैं परसों पहले दिन डिबेट पे था। राम मनोहर लोहिया की इतिहास बता दें। राम मनोहर लोहिया के बारे में इनसे किसी से अभी फ़ोन करके पूछ लें कि राम मनोहर लोहिया कहाँ जन्मे। राम मनोहर लोहिया समाजवाद के नेता थे। राम मनोहर लोहिया ने देश की आज़ादी से पहले किन लोगों के साथ समाजवाद की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए अंग्रेजों के साथ इनको राम मनोहर लोहिया की अगर नीतियाँ पता होती ना तो ये लोग समाज के विरुद्ध नहीं जाते। ये समाजवादी कैसे हो सकते हैं? ये समाज के विरुद्ध जा रहे हैं। नफरत क्यों भरा हुआ आपके अंदर? अरे यार नफरत भरा हुआ है भैया। वो 125 करोड़ हिंदुओं को गद्दार कहेंगे तो मैं फूल बरसाऊंगा क्या? मेरे बस की तो करेंगे आप? मेरे बस की फूल बरसाएंगे? बम तो नहीं बरसा देगा कोई, बम तो नहीं बरसाएगा। ऐसे लोगों को भगत सिंह ने बम बरसाया था तो आप बम थोड़े बरसाएंगे? बम जो था वो सिर्फ आवाज वाला, फुस वाला था, दिवाली वाला था। वो 12 आवाज का बड़म। मतलब आप असली वाला? हमने तो आगरा में दिखा दिया ना साहब। हमने आगरा में छोटा सा एक टेलर दिखाया है समाजवादियों को कि भैया हमारे महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ मत करो। ठीक है, सवाल एक अंतिम कर लेते। बहुत बढ़िया सवाल है, अंतिम सवाल नहीं रखेंगे। आप कहीं बीजेपी के इशारे पे खेल तो नहीं रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को आप टारगेट कर रहे हैं लगातार, लग रहा है कि अब कहीं बीजेपी के इशारे पे तो नहीं खेल रहे हैं, या आपका एजेंडा है जिसको आप डटे हुए हैं? मैं 10 वर्ष की आयु से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाता रहा हूँ। 47 वर्ष मेरा संघ प्रवेश है। मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 1986-87 में ओम प्रकाश धनखड़, JP नड्डा, मल्लिका नड्डा,
विनोद तावड़े और अनेक अनेक लोगों के साथ विद्यार्थी परिषद में काम किया। भाजपा में मैं 37 साल रहा हूँ, भिन्न भिन्न पदों पर रहा हूँ, पार्टी में अनेकों जिम्मेदारियों पर रहा हूँ, परंतु अब मैंने राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास लिया। संन्यास तो नहीं कहूँगा, फायदा तो बीजेपी को ज्यादा मिलता है ना इसका। संन्यास तो नहीं लूंगा, परंतु जो राष्ट्रभक्ति, जो राष्ट्र के प्रति समर्पण है, मैंने संघ से सीखा। जो विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को, मैंने अशोक सिंघल को देखा है। मैंने अंतिम समय में जब अशोक सिंघल गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में इलाज करा रहे थे तो मेरे को उनकी सेवा करने का अवसर मिला है। जिस अशोक सिंघल के कारण बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया और वहाँ पर आज भव्य राम मंदिर बनाए, तो अशोक सिंघल जैसे विद्वानों की मेरा सवाल है, ये बीजेपी के इशारों में खेल रहे हैं क्या आप? सुनिएगा, सीधे सीधे बताइए ना, आप तो सीधी बात करते हैं, इधर उधर घुमाइए मत। मैं किसी राजनीतिक दल का पिट्ठू नहीं था, ना हूँ। मेरे से चमचागिरी चापलूसी नहीं हुई, इसलिए मैं ना सांसद बन पाया, ना मैंने कभी टिकट मांगी। मैं किसी राजनीतिक दल का पिट्ठू नहीं हूँ, परंतु मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ। करनी सैनिक, लाखों करनी सैनिक राष्ट्रभक्त हैं। अगर इस राष्ट्र के विरुद्ध कोई बोलेगा तो हम निश्चित तौर पर उसका विरोध करेंगे। ये दायरा तब बढ़ जाता है जब देश में कहीं भी कुछ होता है और आपको लगता है कि आपके हिसाब से किसी ने नहीं बोला। जैसे देखिए किस तरीके से आपने जो है संजय लीला भंसाली की बात हो, सलमान, एक ही तो चांटा मारा था हमारे बच्चों ने उसको। एक चांटा मारने से इतनी सुपर डुपर हिट उसकी फिल्म हो गई, उसने हजारों करोड़ रुपए कमा लिए। उसको तो करनी सैनिक का धन्यवाद करना चाहिए। कैसी बात करें, रानी पद्मिनी जिसने 14,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया, उसको संजय लीला भंसाली 2 घंटे की पिक्चर में बताएगा क्या? हमारे किचन में अगर मेरी उंगली जल जाए, आपकी धर्मपत्नी की उंगली जल जाए, तो कितना उनको जलन होता है, बर्नौल लेने भागते हैं हम मेडिकल स्टोर पे। उन 14,000 वीरांगनाओं ने रानी पद्मिनी के साथ जौहर किया, और भंसाली की ये औकात कि वो हमारे को बताएगा हमारा इतिहास क्या है। हमारा इतिहास हमें मालूम है क्या है। आप कभी चित्तौड़ जाएं तो क्यों नहीं पीसी करते, क्यों नहीं एक फिल्म खुद ही बना देते, बता देते आप इतिहास। इतिहास क्यों नहीं बता देते? ना तो हम कलाकार हैं, क्योंकि दूसरा कोई बताएगा तो आप तो मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे ना उसे। तो हम कलाकार हैं, ना हम कलंकार हैं, परंतु मेरे देश के इतिहास के साथ, मेरी संस्कृति के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो करनी सेना एक जागरूक संगठन है। वो जागरूक संगठन अगर नहीं जागेगा तो और जो संगठन है वो राजनीतिक दलों के नीचे दबे हुए हैं या उनके ऊपर, राजनीतिक दलों के ऊपर वो बैठे हुए हैं। कोई दबाव नहीं है करनी सेना के ऊपर कोई दबाव नहीं। तो ये भी तो है ना कि देश में सेना है, पुलिस है, करनी सेना की जरूरत ही क्या है? सेना है ना जी, पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ रही है। पीओके के ऊपर उनको कब्जा लेना चाहिए। चीन के विरुद्ध लड़ रही है। लद्दाख में कभी कभी घुस आते हैं, हमारे सैनिक उनको मार मार के भगाते हैं। सैनिकों को भी खुली छूट देनी चाहिए। इन राजनीतिक दलों में देखो, राजनाथ जी ने बहुत अच्छे काम इस क्षेत्र में किया, मैं ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करूँगा, परंतु सेना अपना काम कर रही है। परंतु हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों का देश है, जहाँ संभल के अंदर पत्थरबाजी होती है, जहाँ कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी होती है, जहाँ मुरादाबाद के अंदर एक मंदिर में कीर्तन कर रही महिलाओं के ऊपर मुस्लिम लोग हमला कर देते हैं। ऐसे देश के अंदर पुलिस हमेशा नहीं खड़ी रहेगी। अच्छा एक बात बताइए, तो सामाजिक संगठनों को आगे आना पड़ेगा। तो आना पड़ेगा, ठीक है। आपने कभी कानून का सहारा क्यों नहीं लिया भाई? इस देश में कानून है, न्यायपालिका है, सिस्टम है, व्यवस्थापिका है, सब कुछ है, फिर आपको डंडे और थप्पड़ से ही क्यों काम चलाना पड़ता है? मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ, लॉ का मैं खुद एडवोकेट हूँ। कानून का मैं साथ लेता हूँ जब मुझे आवश्यकता पड़ती है, परंतु कानून का मैं सम्मान भी करता हूँ। परंतु अब जजों के घरों में जले हुए नोटों के थैले निकल रहे हैं तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मतलब अब इशारा कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो सिर्फ एक जब आप मुस्कुराते हैं जब बात करते करते, तो फिर लेकिन मुस्कुराने के साथ ही जहर उगल देते हैं। ये जहर बड़ा सिर्फ ये कहा है कि एक जज, एक हाई कोर्ट के जज के घर में इतनी सारी गड्डियाँ जली हुई मिली हैं। देश की जुडिशरी को, एडवोकेट होने के नाते कह रहा हूँ, देश की जुडिशरी को, देश के कानून विभाग को, मंत्रालय को, देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इस के ऊपर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जुडिशरी इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे आप मीडिया के लोग हो, लोकतंत्र में मीडिया एक बहुत बड़ी शक्ति रखती है, ताकत रखती है। पहले इतना मीडिया जागरूक नहीं था, सोशल मीडिया जागरूक नहीं था, परंतु आप लोगों के कारण आज जो चौथा स्तंभ कहते थे, चौथा पाया कहते थे लोकतंत्र का, वो सच में चौथा पाया तो अब तैयार हुआ है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बात करते हैं और थप्पड़बाजी की गूंज पूरे देश में। इसके बाद और अच्छा नहीं, ठीक है, हम आ गए उस पर। हमारा ये है नहीं, अभी रामजी लाल सुमन के गाल पे कोई किसने चांटा मारा? किसी ने मारा है क्या? मतलब आप क्या कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं? अरे यार, मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने पूछ रहा हूँ आपसे, क्या रामजी लाल जी के क्या चाहते हैं आप? इसके जरिए क्या बताना चाहते हैं? माला देने गए थे रामजी लाल जी को, चाहे वो जूतों की थी, पता नहीं किसकी थी, मुझे नहीं मालूम।
परंतु माला ले लेनी चाहिए थी रामजी लाल जी को। क्या पत्थर बरसवाने की जरूरत थी बच्चों के ऊपर करनी? आप कह रहे हैं उन्होंने बरसाया? अरे मैं कह रहा हूँ, मैं विजुअल्स दिखा रहा हूँ आपको, विजुअल्स दे रहा हूँ आपको, लेके जाना। पत्थर बरसाए गए तब बच्चों के ऊपर हमला हुआ है, बच्चे तब गुस्से हुए हैं। और पुलिस ने जो लाठियां भांजी हैं, मैं योगी जी से भी कह चुका हूँ कि हमारे बच्चों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, जिन पुलिस वालों ने किया है और जिस बेरहमी से किया है, वो गलत है। उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। करनी सैनिकों के ऊपर अगर मुकदमे दर्ज हुए, योगी जी पे भरोसा है कि नहीं मैं आपको? आपसे कह रहा हूँ, मेरे को अपने आप से ज़्यादा योगी जी पे भरोसा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह के ऊपर भरोसा है। मेरे देश पक्ष तो यही खेल उठाता है, यही सवाल करता है कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी के मोहरा बन जाते हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए आप कुछ ना कुछ कर देते हैं। मुझे भैया ना तो इटली से कोई रिश्तेदारी बनानी, ना मुझे राहुल गांधी के साथ कोई रिश्ता जोड़ने, और ना ही मुझे मुलायम सिंह के साथ कोई दोस्ती करनी, ना उनके बेटे के साथ। मैं सम्मान करता था मुलायम सिंह जी का, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, अमर सिंह जी के माध्यम से मिला था। और मैं अभी मेदांता में जब मुलायम सिंह जी इलाज करा रहे थे, मैं उनसे मिलने गया था अखिलेश यादव के पास। हम लोग सम्मान करते हैं राजनीतिक दलों का। चलिए ठीक है, इतिहास बता दीजिए। नहीं, मैं चाहता हूं कि विषय पे आया जाए। ये बताइए कि जैसा कि रामजी लाल सुमन ने जो कुछ कहा और आप कुछ अलग कह रहे हैं, इतिहास है क्या? जरा राणा सांगा का इतिहास हमारे दर्शकों को जरूर बता दीजिए, संक्षिप्त में बता दीजिए। 100 युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति जिसने एक भी युद्ध नहीं हारा, मैं शब्द बोल रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं एक युद्ध हारे, बिल्कुल नहीं हारे। खानवा का युद्ध भी वो नहीं हारे। पहली बात, उनकी सेना ने युद्ध जीता, उनको चोटिल हो गए थे, उनको 80 घाव लग गए थे, उनका एक हाथ कट गया था, उनको उनके मतलब शरीर पूरा घायल, घाव इतने लगे, 80 घाव लगे। परंतु खतौली का युद्ध हो, बयाना का युद्ध हो और खानवा का युद्ध हो, ऐसे युद्ध लड़े और इब्राहिम लोदी के साथ 18 युद्धों में उन्होंने जीत प्राप्त की। और मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जब जब राणा सांगा युद्ध जीत के आ रहे थे, महाराणा कुंभा के बेटे, महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा जब युद्ध जीत के आते थे तो मुगल अपनी बेटियां देते थे कि साहब हमारे पास और तो कुछ दे, हम तो खाली हाथ आए हैं, अफगानी थे यार, ये जो भी बाहर से आए मुसलमान थे, मुगल थे, कि हमारे पास और तो कुछ नहीं, साहब हमारी बेटी है, बेटी ले जाओ। तो राणा सांगा उन बेटियों का भी सम्मान करते थे। ऐसे थे राणा सांगा। ठीक है, अब आप ये बताइए कि जिस तरीके की बयानबाजी शुरू हुई है, उसके बाद करणी सेना और क्या आगे करने वाली है? क्या कोई एजेंडा बना रहे हैं? क्या कोई विरोध प्रदर्शन का आपका दायरा बढ़ेगा या फिर ये मामला अब खत्म हो गया? विरोध प्रदर्शन पूरे देश में जारी रहेगा। रामजी लाल सुमन आए, माफ़ी मांग ले और कह दें कि मैंने जो देश के हिंदुओं को गद्दार कहा है, जो राणा सांगा के बारे में शब्द कहे हैं, वो गलती से निकल गए मुंह से या गलत बयानी मुझसे होगी, माफ़ी मांग लें। अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से कल माफ़ी मांगेंगे तो क्या करेंगे? तो हमारा विरोध जारी रहेगा, लोकतांत्रिक तरीके से हमारा विरोध जारी रहेगा। लोकतांत्रिक तरीका क्या है आपका? यही जो देखा जो कल आपने अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, जो आपने कल देखा शांतिपूर्वक तरीके से बुलडोजर पे बच्चे बैठ के जा रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, जेसीबी पे बैठ के जा रहे थे। जेसीबी क्यों ले जा रहे थे वहाँ पर? किस लिए? शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए? उत्तर प्रदेश के अंदर योगी मॉडल का सबसे बड़ा ब्रांड अगर कोई है तो जेसीबी है, जिसको बुलडोजर लोग कहते हैं। अगर बच्चे उसको लेके जा रहे थे, मुख्यमंत्री का अनुसरण कर रहे थे, तो उसके अंदर दिक्कत क्या है? बच्चे गए वहाँ पर और वहाँ लेकर गए, वहाँ पर जो पत्थरबाजी, उसके बाद बच्चों में गुस्सा। औरंगजेब को लेकर के जो बहस हो रही थी अभी, और छावा एक फिल्म आई थी जिसके बाद हाँ अबू आजमी ने पहले बयान दिया वहाँ पर, उसके बाद इन्होंने दिया। आपको लगता है समाजवादी पार्टी में होड़ मची है इस तरीके के बयान देने के लिए? देखिएगा, समाजवादी पार्टी, मैं एक शब्द कहना नहीं चाहता पर बार बार मैं कह रहा हूँ, जब अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई तो अनेकों कार सेवकों की उसमें मौत हुई, अनेकों घायल हुए। मैं उस कार सेवा के दौरान मैं भी गुड़गांव से कूच करके गया था, माननीय सीताराम सिंगला जी जो भाजपा के पूर्व मंत्री थे, उनके साथ कूच करके गए, परंतु हमको रास्ते में अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे लोगों को चोटिल करने का काम अगर किया तो मुलायम सिंह की सरकार ने उस समय किया, 1992 की बात कर रहा हूँ मैं, जब ढांचा टूटा। इन लोगों के अंदर हिंदुओं के प्रति हीन भावना है, जिन्होंने लड़कर मुगलों से मंदिरों की रक्षा की और मंदिरों को अपने अस्तित्व को लेकर के, और ये बहस इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बात कहूँगा, राणा सांगा नाम चल रहा है। राणा सांगा को अगर आप कहीं इतिहास में पढ़ेंगे तो उनका नाम था हिंद पथ। महाराणा संग्राम सिंह
तो ये थे सूरज पालमू, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात कर रहे थे और ये बता रहे थे कि जो भारत की अस्मिता है, जो भारत के हिंदुओं का हित है, उसको लेकर के देश में कहीं भी कुछ होता है तो बिल्कुल तैयार रहेंगे अपने एक्शन के लिए। और ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को हटाने के लिए अगर सरकार महज 15 मिनट दे देती है तो ये अपना बिल्कुल बांग्लादेशियों से इसको खाली कर देंगे। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।